नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज हम सभी एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो फिजिकल के बारे में देखेंगे। इससे पहले एक विशेष सूचना आपको दे देना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही क्या है कि हम सभी घटना चक्र के जो प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। घटना चक्र को जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी बीपीएससी का जो है क्वेश्चन विगत वर्षों के जो आया हुआ है, तो 20 साल के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करते हुए हर एक सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को लेकर, पॉलिटी है तो पॉलिटी से रिलेटेड, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस है तो साइंस, उससे रिलेटेड हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर की जाएगी आपके लिए। काहे कि घटना चक्र आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्टेट कमीशन से रिलेटेड जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, जो भी यूपीएससी के व्यक्ति कोई तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी के लिए भी उससे पता चलता है कि किस प्रकार से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है, तो उसके आधार पर आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में क्या करेंगे कि अध्ययन करेंगे कि दुनिया के सबसे दूसरा बड़ी महाद्वीप के बारे में, यानी कि अफ्रीका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस अफ्रीका के सबसे पहले क्या कि फिजिकल के बारे में देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। इसमें अगर मान लीजिए कि सबसे पहले कभी भी, मैंने बार बार आपसे बोलता हूं कि किसी भी कॉन्टिनेंट का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसकी सबसे पहले क्या करिए कि चौहद्दी को निर्धारण कीजिए, कि उसको एक सेंटर में लाइए और उसके बाद उससे अध्ययन कीजिए कि उस सेंटर से वो बाहर नहीं जा पाए। तो अगर मान लीजिए कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अगर हम सभी चौहद्दी अगर निर्धारण करें तो इसकी ईस्ट की सबसे पहले देखने की जरूरत है। तो ईस्ट में आप देखिएगा, तो ईस्ट में आपको क्या है कि इंडियन ओशियन मिल रहा है, कि हिंद महासागर के क्षेत्र जो मिल रहा है। दूसरी आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर देखिएगा कि ये क्या है कि गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? तो गल्फ ऑफ ये अदन है। फिर इसके बाद देखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ना बाबू, कि ये वाला जो क्षेत्र है तो ये क्या है कि रेड सी का है। कौन सा सी का है? तो ये लाल सागर का है। तो इसके अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में आप देखते हो कि रेड सी, अदन की खाड़ी, आपको क्या है कि इंडियन ओशियन है कि नहीं। वही अगर पश्चिम की हम सभी बात करें, कि अगर वेस्ट की बात करें तो इस वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एक साउथ अटलांटिक ओशियन, आपके दक्षिण क्या है कि अटलांटिक ओशियन है, दक्षिण अटलांटिक महासागर आपको मिलेगा। यहां पर विशेष करके ध्यान रखिए। फिर इसके बाद अगर जो बात करें तो एक देखिएगा गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ क्या है कि गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी है। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अटलांटिक या अटलांटिक ओशियन, और उसके बाद क्या है कि गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद अगर जो उत्तर की बात करते हैं, सॉरी, उत्तर की अगर बात करते हैं तो उत्तर में दो आपको मिलेगा, कि एक आपको क्या कि मेरिडियन सी मिलेगा, भूमध्य सागर की ये क्षेत्र है, और दूसरी क्या कि एड्रियाटिक सी मिलेगा। यहां पर देखिएगा कि एड्रियाटिक सी जो आपके यूरोपीय क्षेत्रों में। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ना बाबू, कि ये वाला क्षेत्र किसका है? तो मेरिडियन सी का है। तो ये मेरिडियन जो सी है ना, ये भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है तो उत्तर में इसकी स्थित है। वही अगर हम बात करें कि इसके साउथ के दक्षिण की बात करें तो दक्षिण आपको क्या है कि साउथ आपको अटलांटिक ओशियन क्या आपको मिलेगा, उसके बाद दक्षिण क्या कि साउथ आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। यहां पर देखिएगा, तो हम सभी इसको देख रहे हैं कि इसके बाहरी क्षेत्रों में कि अगर बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रहा है, पूरब में क्या कि इंडियन ओशियन, पश्चिम में देखने को मिल रहा है क्या कि आपको अटलांटिक ओशियन। अगर बात करें उत्तर की बात करें तो मेजर जो मिल रहा है आपको क्या कि मेरिडियन सी। आपको दक्षिण की बात करते हैं तो क्या कि साउथ इंडियन ओशियन की आपके बारे में यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके बाहरी क्षेत्रों के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, तब इसके इंटरनल पार्ट में चलकर हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाहरी क्षेत्रों की अगर हम सभी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखना बाबू कि ये जो क्या है कि रेड सी है ना, ये जो लाल सागर के जो क्षेत्र है, और क्या है कि यहाँ पर मेरिडियन सी के जो क्षेत्र है, तो इसी के बीच में एक देखना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो स्वेज आपको क्या जल संधि मिलेगा। स्वेज क्या आपको कि जल संधि, और स्वेज यहीं पर नहर भी मिलेगा। दो चीजें विशेष करके कि स्वेज जल संधि के बारे में हम सब, जब जल संधि है तो जल संधि के मतलब क्या कि दो बड़े जलीय भागों को जोड़ना, दो बड़े जलीय भागों को क्या करना कि जोड़ना।
अगर जो हम इसकी बात करें तो ये दो चीज काम करेगा। क्या कर रहा है? तो दो चीज, एक आपको क्या कि जोड़ने की काम कर रहा है। तो जोड़ने की बात करें तो आपको मेरिडियन सी अब प्लस क्या कर रहा है कि रेड सी की बात कर रहा है। किसको जोड़ रहा है? कि रेड सी को जोड़ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ रहा है। और जब दोनों को यहां पर जोड़ रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, किसको किसको? मेरिडियन सी को यहां पर जोड़ रहा है और ये रेड सी को जोड़ रहा है। और जब जोड़ता है तो ये वाला पार्ट जो ये एशिया है ना, एशिया को अलग करता है। और किसको अलग कर रहा है? तो ये अफ्रीका को अलग कर रहा है। किसको अलग कर रहा है? तो ये अफ्रीका के अलग कर रहा है। तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, तो इस अफ्रीका को अलग कर रहा है। कौन सा अलग कर रहा है? तो ये स्वेज आपको क्या है कि जल संधि। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ये बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अगर भूमध्य सागर से आता है तो सबसे पहले क्या कि स्वेज नहर पर पहुंचने से पहले यहाँ पर पोर्ट सईद है। कौन सा है? तो एक पोर्ट सईद। सबसे ज्यादा यूपीएससी के फेमस क्वेश्चन रहा है कि पोर्ट सईद जो है ना, कि इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। कौन सा? तो पोर्ट सईद। जो पोर्ट सईद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर से आने वाले व्यक्ति किस पर पहुंचेगा? तो पोर्ट सईद पे। अब वही जो रेड सी के चलेगा तो यहां पर क्या मिलेगा कि स्वेज एक पोर्ट मिलेगा। कौन से पोर्ट मिलेगा? तो स्वेज आपको क्या की पोर्ट आपको स्वेज। तो एक विशेष करके ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति रेड सी से चलता है और स्वेज नहर के पास पहुंचने से पहले उसको क्या मिल रहा है कि पोर्ट आपको स्वेज। अगर कोई व्यक्ति भूमध्य सागर से चलता है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि पोर्ट सईद। आपने हाल ही में सुना होगा कि भूमध्य सागर में क्या लग गया था कि ट्रैफिक, आपको जाम लग गई थी जहाजों का। आप कहोगे कि पानी में भी जहाजों का जाम। आपने देखा होगा कि एक एवन ग्रीन नाम की एक जहाज थी जो लगभग एक सप्ताह तक फंसी रही भूमध्य सागर में। तो यही जो सागर है ना, इसी सागर में वो ऐसे हो गई थी। इस प्रकार से होने के कारण उसे क्या हो गया था कि ये जो मिस्र का था, तब प्रतिदिन क्या होता था कि लगभग 3500 करोड़ का क्या होता था? नुकसान होता प्रतिदिन 3500 करोड़ का। तो इस बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एवन ग्रीन नामक जो जहाज थी इसी भूमध्य सागर में ऐसे हो गई थी। इसी कारण से यहां पर क्या कि जाम हो गया था। और जो ये रेड सी है ना, तो रेड सी को बाबू इसी में क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहां पर एक स्वेज नहर भी है। तो अलग किसको किसको करता है? तो अगर अलग की हम सभी बात करें तो एक क्या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट और दूसरी क्या कि एशिया कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। तो इस दोनों को अलग कर रहा है। तो इसको बारे में विशेष करके ध्यान रखिए। जब हम सभी पॉलिटिकल देखेंगे तो यहां पर एक छोटी छोटी ऐसे देश है कि जिसके बारे में बड़ी पूछता है यूपीएससी। प्रत्येक एक साल छोड़ के और दूसरे साल पर वहां से एक प्रश्न क्या कर रहा था? उठा लेता है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे कि यहां पर देखिएगा कि ये रेड सी है और गल्फ ऑफ अदन है। तो इसी के बीच में एक और आपको क्या मिलेगा कि जल संधि मिलेगा, और जिसका नाम क्या है? तो बाब उल हक मंडेल। क्या है? तो बाब उल आपको क्या कि हक आपको क्या मंडेव। ये जो जल संधि है विशेष करके ध्यान रखिएगा, बाब उल हक मंडेव जल संधि, इसी को क्या बोलते हैं कि आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार। क्यों? कि इसी जलसंधि क्षेत्रों में इतनी बड़ी मात्रा में जहाज जब गुजरती है तो पानी को ऐसा कहा जाता है कि वो स्थिर नहीं हो पाता है, हरदम उस पानी में हलचल रहता है, यानी कि जल भी रोता है कि नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? बाब उल हक जो मंडेव है, इसी जल संधि को क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि रेड सी में है बाब उल हक क्या मंडेव। और इसकी क्या है? तो ये दो काम करेगा। एक काम अगर बात करें जोड़ने की बात करें, तो जोड़ने की अगर बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि जोड़ने की अगर हम सभी बात करते हैं तो एक मिल रहा है क्या कि रेड सी को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ रहा है, यहां पर जोड़ रहा है। तो एक विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको किसको किसको जोड़ रहा है? रेड सी प्लस क्या कि अदन को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? कि अदन को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है बाबू? तो अदन की, गल्फ ऑफ अदन को जोड़ रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें अलग करने की, अगर हम सभी बात करें तो अलग करने की बात करें तो यहां पर देखिएगा कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट और क्या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है कि यह अलग कर रहा है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो बाब उल हक मंडेव को भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। इन क्षेत्रों में इसके बारे में पूछता है
कि गल्फ ऑफ जो अदन है और रेड सी है, और रेड सी इसी दोनों को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। एक हाल ही में चर्चा में क्यों बना रहा है, कोप 27 की अगर बात करें कि कोप 27 में क्यों ऐसा ये चर्चा का विषय बना रहा है, ये क्यों इसमें अभी हाल ही में, कि आप सभी जानते हैं कि कोप 27 में क्योंकि इसी रेड सी में एक सुपर कोरल पाया जाता है। कौन सा, कि सुपर कोरल। यहां पर कौन सा पाया जाता है कि सुपर, आपको क्या कि कोरल। आइए सुपर कोरल का क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ऐसे एक कोरल होते हैं, ऐसे एक जलीय जीव है कि जो अपने आप को गर्मी में भी क्या कर रहा है, ढाल रहा है, और धीरे धीरे टेम्परेचर में भी ढालने का प्रयास ये कर रहा है सुपर कोरल। अब इस सुपर कोरल को एक कंपनी है, उस कंपनी का इतने कचरा, इतने आपको क्या पोल्यूटेड जो जल आपको क्या हो रहा है कि इसी रेड सी में गिर रहा है। इसी रेड सी में गिरने के कारण ये क्या हो रही है कि पोल्यूटेड जो हो रहा है ना, तो इसके कारण सुपर कोरल पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा माना जाता था, ये जलवायु सम्मेलन के दौरान ये चर्चा का विषय बना रहा। तो आप सभी को ध्यान में रखिएगा कि सुपर कोरल की बात करेगा कि दुनिया के सुपर कोरल जो है कि किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपको रेड सी के क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो रेड सी के क्षेत्रों में आपको सुपर कोरल पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो रेड सी के क्षेत्रों में सुपर कोरल। आइए कोप 27 में क्या अभी हाल ही में चर्चा में बना रहा है। इसके बाद विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा कि एक मोजाम्बिक जो चैनल है, मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक जल संधि मान लीजिए कि चैनल है, तो चैनल कैसा होता है, तो जल संधि की अगर बात करते हैं तो जल संधि में ऐसे थोड़ा गहरा होता है, और चैनल की जब बात करते हैं तो कम गहरी होती है, यानी कि छिछलापन होता है। कि ऐसा ही क्या इसमें छिछलापन होगा, इसको विशेष करके ये क्या होगी कि गहरी होगी। तब मोजाम्बिक जो क्या है कि मोजाम्बिक जो जल संधि या मोजाम्बिक जो चैनल है, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि मोजाम्बिक के बारे में, तो मोजाम्बिक जो जल संधि की अगर हम बात करते हैं, तो मोजाम्बिक जो जल संधि है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि मोजाम्बिक जो जल संधि की बात करें तो इसका भी दो काम है, एक आपको क्या जोड़ने का, और जब जोड़ने की बात करें और दूसरी क्या आपकी इसकी काम है तो अलग करने का बाबू। तो जोड़ने की अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा कि एक क्या कर रहा है कि इंडियन ओशियन को साउथ इंडियन ओशियन से क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। यहां पर देखिएगा इसको और इसको जोड़ रहा है, तो इस दोनों को जोड़ रहा है, तो आपको इंडियन ओशियन को प्लस क्या आपको साउथ इंडियन क्या ओशियन को इसको जोड़ रहा है। अगर हम सभी बात करें अलग करने की बात करें, तो अलग देख रहे हैं कि अलग करने की हम सभी अगर बात करते हैं कि अलग किसको किसको करता है, तो ये बाबू एक मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर द्वीप है, आज दुनिया का दूसरी बड़ी द्वीप है। दुनिया की क्या है कि ये दूसरी बड़ी द्वीप है। और दूसरी चीज इसके बारे में अगर हम बोलूं कि वनीला जो आइसक्रीम आप खाते हैं, तो वनीला का सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो कहां पर मिलता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, मेडागास्कर है। दूसरी इसके बारे में अगर बात करूं तो प्राकृतिक संग्रहालय, प्राकृतिक संग्रहालय की अगर बात करें कि आप एनोकोंडा, आपको डायनासोर आप देखना चाहते हैं, जुरासिक युग के कोई चीज है, आपको ज्यादातर तो निकल के आता है कि इन्हीं क्षेत्रों में क्या कि पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या है कि मेडागास्कर है, और दूसरी क्या है कि इसी क्षेत्र में देखना कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का जो क्या है कि मेनलैंड जो है, ये मुख्य भूमि जो है, इसको आपको क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है, मगर हम इसको नहीं ले रहे हैं कि अगर इसको अलग करें, तो यहां पर ध्यान रखना कि एक मोजाम्बिक देश भी है। तो मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर को क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। तो किसको किसको अलग कर रहा है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि मोजाम्बिक कौन सा, मोजाम्बिक क्या इसको डिवाइड किसको कर रहा है, तो मेडागास्कर कौन सा, कि मेडागास्कर को अलग कर रहा है। किसको किसको अलग कर रहा है, तो मेडागास्कर को अलग कर रहा है। कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर को क्या कर रहा है कि मोजाम्बिक को अलग कर रहा है, और किसको, मेडागास्कर को अलग कर रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि एक क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये आपको मोजाम्बिक ये चैनल जो है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी है। किस पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी है। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कैप्रिकॉर्न पर भी है। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहीं से गुजरती है इसको, तो इस मेडागास्कर को भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम सभी बात करें कि इन क्षेत्रों में देखिएगा एक आपको जल संधि मिलेगा जिब्राल्टर स्ट्रेट, यहां पर देखिएगा कि जिब्राल्टर मिलेगा। ये वाला पार्ट बाबू देखो,
कि ये वाला पार्ट तो आपको किसका है कि ये अफ्रीका का है, ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, ये वाला पार्ट जो ये अफ्रीका का है। किंतु इसके ऊपरा क्षेत्र में, अभी ऊपरी क्षेत्र के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में यूक्रेन का जो चल ही रहा है, तो इन यूरोपीय कॉन्टिनेंट का जो क्या है कि ये हिस्सा है इसका स्पेन, ये पुर्तगाल, उसके बाद फ्रांस, ये जो है आपकी क्या है कि इटली। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये क्या है कि यूरोपीय है, देखो बाबू, ये जो क्या है कि यूरोप है और ये जो है अफ्रीका। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक हमने बात किया था कि यहां पर एक जल संधि है, कौन सी जल संधि है, तो इस जल संधि का नाम क्या है कि जिब्राल्टर है। कौन सा है कि जिब्राल्टर, कौन सा है तो जिब्राल्टर। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, इसे भूमध्य सागर की भी बोलते हैं, भूमध्य सागर की चाबी, भूमध्य सागर की ये क्या है कि चाबी है। अब भूमध्य सागर के की किसको बोलते हैं तो जिब्राल्टर को बोलते हैं। तो अब बात हम सभी करते हैं, तो ये जिब्राल्टर के भी तो काम होगा कि एक तो काम होगा कि जो जोड़ने का भाई, और दूसरा क्या होगा कि आपको अलग करने का, किसका करने का, अलग करने का। अगर जोड़ने की हम सभी बात करते हैं तो एक देखिएगा कि एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और दूसरी क्या कि मेरिडियन सी को आपको क्या कर रहा है, भूमध्य सागर को ये जोड़ता है। देखो बाबू, इसका जल को इसको जल को जोड़ेगा। अब वही अलग करने की हम सभी बात करें तो जोड़ने का पहले देखिएगा कि जोड़ने की अगर बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आप प्लस क्या कि भूमध्य सागरीय जो सी है इसके बारे में, मेरिडियन सी के बारे में, क्या ये दोनों को जोड़ रहा है। देखो इसको जोड़ रहा है। अगर वही बात करें हम सभी अलग करने की बात करें तो अलग करने की हम सभी बात करें तो अलग किसको किसको करता है, तो यहां पर देखिएगा कि एक यूरोप को अलग कर रहा है, किसको कर रहा है तो यूरोप को अलग कर रहा है, और वही क्या कि अफ्रीका को अलग कर रहा है। तो हम मान लीजिए कि दो चीजों को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक आपको यूरोप को अगर ले रहे हैं तो यूरोप आप प्लस क्या कि अफ्रीका को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं तो अफ्रीका को, तो इससे काम नहीं चलेगा। इस दोनों के बारे में आप तो जानते ही हैं, मगर यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक इन क्षेत्रों में क्या है कि स्पेन भी है, और यहां पर क्या है कि मोरक्को है। कौन सा है तो मोरक्को, कौन सा है तो मोरक्को है। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा, स्पेन और मोरक्को को क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है, सॉरी जोड़ नहीं रहा है, कि इसके बारे में क्या कर रहा है कि इसको अलग कर रहा है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अलग कर रहा है, किसको किसको अलग कर रहा है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा किसको किसको अलग कर रहा है, तो आपको इसको और यूरोप और किसको कराना है तो अफ्रीका को, इस दोनों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो स्पेन और मोरक्को को क्या अलग कर रहा है, इसको और इसको अलग कर रहा है। अब देखना बाबू कि अगर हम सभी बात करें यहां पर, तो यहां से क्या है ना कि इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से क्या है कि तीन मुख्य रेखाएं आपको गुजरती है। एक आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ये देख रहे हैं क्या है कि ये 23.5 डिग्री क्या है कि ये 23.5 डिग्री क्या है कि नॉर्थ आपको क्या है कि कर्क रेखा है। कौन सी है तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ क्या है कि कैंसर, ये आपको नॉर्थ है, इसको विशेष करके ध्यान। दूसरी आपको देखने को मिलेगा कि ये देखना बाबू कि इक्वेटर जो गुजर रही है, कौन सा तो इक्वेटर आपको 0 डिग्री, कौन सा तो इक्वेटर, ये 0 डिग्री आपको क्या अक्षांश गुजर रही है। तो ये क्या है कि विषुवत रेखा, कौन सा विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा की हम सभी बात करें तो ये 0 डिग्री आपको, तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखने को आपको मिलेगा कि एक आपको गुजर रही है यहां से कितना, तो ये जो क्या है कि 23.5 डिग्री क्या है कि साउथ है। कौन सा 23.5 डिग्री आपको साउथ, ये 23.5 डिग्री जो क्या है कि साउथ है, ये क्या है कि मकर रेखा है। कौन सी है तो मकर रेखा, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब देखो कि तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती है। एक 0 डिग्री आपको क्या देशांतर भी गुजरता है यहां से, देखो प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी यहीं से गुजरा है। प्राइम मेरिडियन देखो ये क्या है कि यहां से 0 डिग्री आपको क्या है कि देशांतर, 0 डिग्री जो ये देशांतर है। तो एक बार प्रश्न पूछा कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा और 0 डिग्री क्या है कि देशांतर, दोनों एक दूसरे को कहां काटती है, तो यहां देखना कि आपको गिनी में काटती है, गिनी की खाड़ी में। किसकी खाड़ी में काटती है तो गिनी की खाड़ी में काटती है। किसके खाड़ी में तो गिनी की खाड़ी में, और गिनी की खाड़ी में ये काटती है। विशेष करके ध्यान रखिएगा
कि 0 डिग्री आपको क्या है कि देशांतर 0 डिग्री ये देशांतर है, 0 डिग्री ये अक्षांश एक दूसरे को परस्पर कहाँ काटती है? तो गिनी की खाड़ी में काटती है। कहाँ काटती है? तो गिनी की खाड़ी में काटती है। कहाँ? गिनी की खाड़ी। अब वही पूछ लेगा तो दूसरी चीज अगर पूछ ले तो साउथ आपको क्या है कि अटलांटिक ओशियन में। साउथ कहां पे? तो अटलांटिक ओशियन में। एक प्रश्न यहां पर ये बनता है। तो इसके बारे में भी, इसकी बाहरी क्षेत्र के बारे में हम सभी ने देखा कि एक आपको मेरिडियन सी के बारे में, दूसरी क्या है आपको क्या है कि आपको विशेष करके एड्रियाटिक सी, तीसरी आपको क्या कि लाल सागर, उसके बाद देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ अदन, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद मोजाम्बिक चैनल को देखा, फिर उसके बाद से आपको देखने को मिला कि साउथ अटलांटिक। अब हम सभी इसके इंटरनल पार्ट में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़िए तो इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या करिए, करते चलिए। कि आप देखिए कि अगर मान लो कि हमने बोला कि जिब्राल्टर है तो जिब्राल्टर से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, है कि नहीं? या तो स्टेटमेंट पर आधारित, या तो आपको मिलान करने वाला, मैचिंग वाला बन सकता है, या तो आपको विकल्पिक जो 4 विकल्प देकर डायरेक्ट पूछ सकता है। तो याद विशेष करके ध्यान रखिए। अब हम सभी इसके इंटरनल पार्ट में प्रवेश जैसे करते हैं तो हम सभी को देखने को मिलेगा सबसे पहले कि यहां पर अध्ययन करना चाहेंगे आप सभी। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो विषुवत रेखा है ना, तब विषुवत रेखा पर एक क्या है कि झील आपको मिलेगा जिसका नाम है विक्टोरिया झील। कौन सा? तो विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील के बारे में बात अगर से करें, विक्टोरिया कौन सा झील बाबू? तो विक्टोरिया झील। देखना कि ये जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी क्या है कि प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी क्या है कि झील है। मीठे पानी का भी झील है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। और इसी झील से क्या होता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश पर तो ठीक है, 0 डिग्री आपको इक्वेटर पर तो स्थित है, 0 डिग्री यहां पर दिख रही है, गुजरती है कि यहां पर 0 डिग्री आपको है। अब यहां से देखना कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कि व्हाइट नील। कौन सी? तो ये व्हाइट नील निकलती है। देखो बाबू ये व्हाइट नील है। और दूसरी आपको देखिएगा इथोपियन जो हाईलैंड से क्या करती है, एक ब्लू नील निकलती है। देखो ये ब्लू नील है। ये दोनों जाके मिल जाती है सूडान की राजधानी जो क्या है कि खातूम में। सूडान की राजधानी कहां पे? खातूम। और जब वहां मिलती है तो यहां से मिलने के बाद ये क्या करती है कि अब यहां से खातूम से क्या सूडान से पार करते हुए ये बहती हुए कहां पर? मिस्र में जाती है। मिस्र में जाने के बाद ये नील नदी से, यहां से देखो, इसके बाद से ये नील नदी कही जाती है। कौन सी नदी कही जाती है? नील नदी। और दुनिया की ये क्या है कि सबसे लंबी नदी है। दुनिया की क्या है कि सबसे लंबी नदी है। जब नील नदी आपको क्या मिस्र यानी कि सॉरी आपको क्या इजिप्ट में प्रवेश करती है तो ये नील का डेल्टा बनाती है। कहां? तो भूमध्य सागर में। ये देखिएगा नील डेल्टा लिखा हुआ, नील डेल्टा। अब यहां पर देखिए प्रश्न यहां पर क्या पूछ सकता है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम सभी बात करें तो यहां पर देखिएगा इसी पर क्या है कि एक क्या मिलेगा कि नासिर झील मिलेगा। देखिएगा यहां पर एक नासिर झील मिलेगा। कौन सा झील मिलेगा? कि ये नासिर है। कौन सा? कि नासिर झील। और जो ये नासिर झील है ना तो ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है, ये बनावटी है, बनाया गया है। ये क्या है कि मानव निर्मित है, इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो नासिर कहां पे है? तो 2 देशों में है। एक ध्यान रखना कि सूडान में और कहां पे है कि आपको आप इजिप्ट में। दोनों देशों में क्या है कि ये नासिर क्या है कि झील है। एक बार हम फिजिकल जब पढ़ाएंगे, सॉरी पॉलिटिकल जब पढ़ाएंगे, तब पॉलिटिकल में जब देशों के साथ इसको कोरिलेट कर देंगे, कितने देशों में इसका सीमाएं बाउंड्री लगती है और कितने देशों में ये आपकी क्या है कि सामरिक महत्व की झील है या नहीं, है कि नहीं। तो इस नील को ही क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। क्या करते हैं? नील को ही क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक व्हाइट सी, व्हाइट आपको नदी, नील, और दूसरी क्या है कि ब्लू नील। 2 धारा से मिलकर इसके नील का निर्माण होती है। कितने धारा से मिलकर? कि 2 धारा से। एक व्हाइट नील जो है कि व्हाइट जो नील है, जो सफेद नील जो है कि आपको ये कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। उसके बाद से क्या है कि इथोपियन जो हाईलैंड है, ये जो इथोपियन हाईलैंड है, इथोपियन जो उच्च भूमि है, यहां से कौन से निकलती है? ब्लू नील निकलती है। ये दोनों जाकर कहां मिलती है? तो सूडान की राजधानी कहां है? खातूम में। और जब खातूम में मिलती है तो उसके आगे वहां से क्या होती है कि नील नदी के नाम से क्या उसको जाना जाता है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
यहां पर आपको मैंने बताया ये चीजें। अब कहोगे कि यहां पर जल इतना बड़ी मात्रा में क्या है, तो ये जानते हो कि भूमध्य रेखा पर आपको क्या है कि आपको क्या है कि ये आपको विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में जो भी सालों भर इन क्षेत्रों में क्या बारिश होती है, और यहां से देखिए पौने सालों भर ज्यादातर बारिश इन क्षेत्रों में करती है, तो इसी कारण से नील में पर्याप्त मात्रा में क्या जल रहता है। एक मिलेगा कि टगानिका झील, अब देखना बाबू इस टगानिका झील यहीं पर आपको रिफ्ट मिलेगा कि ग्रेट रिफ्ट वैली मिलेगा, माने रिफ्ट घाटी मिलेगा। यानी कि कहने के तात्पर्य ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, तो आज नहीं तो कल क्या है, आज नहीं तो आज से कई वर्षों बाद ये क्या होगा कि देखना ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला क्या दरार पड़ा हुआ है, इस दरार पड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से ये मेडागास्कर अलग है उसी प्रकार से यो अलग हो जाएगी। और जब ये अलग हो जाएगा तो एक दिन बाद 200 वर्ष ये भी एक देश अलग से बन जाएगा। हम लोग जो भारत भी था कहाँ, यहाँ पर था। देखो भारत का इतिहास ही बताता है, उसका प्राचीन बताता है कि हम किस रफ्तार से बढ़ते हैं, है कि नहीं। भारत का अभी कौन बोलेगा कि डेवलप किस प्रकार से करेगा, किस प्रकार से विकास होगी, कितनी रफ्तार है, कितनी क्षमता है। अगर उसकी रफ्तार और क्षमता देखना है तो उसकी प्राचीन जाओ, प्राचीन में देखो और उसके भूगर्भिक इतिहासों के बारे में पढ़ो, फिजिकली जो है, तो उसके बारे में पता चलेगा कि भारत यहां से यहां पहुंचा, किस रफ्तार से पहुंचा है। तो इसी से लोग डरता है कि भारत का रफ्तार कितना तेज, उसके जमीन का भी रफ्तार कितना तेज रहा है कि नहीं, कि कभी यहां हुआ करता था और यहां के बाद से क्या हुआ कि यहां पर पहुंच गया, कि यहां पर पहुंच गया। विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहां पर पहुंच गया 21 से। तो ये वाला क्या है कि इसी में क्या है कि एक टगानिका है, कौन सा है कि टंगानिका। टंगानिका जो झील है कि ये जो टंगानिका जो झील है इसको ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। कहाँ की दूसरी सबसे बड़ी झील है कि ये जो टंगानिका झील है जो कहाँ का है कि दूसरी सबसे बड़ी झील है। टंगानिका जो झील है ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, कहाँ के, तो अफ्रीका के। और ये कहाँ पे है, तो आपको रिफ्ट घाटी में जो यहाँ पर देखिएगा रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली में जो क्या है कि स्थित है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली को मैंने बताया था ना कि ऐसे ऐसे ये जा रहा है। और उसके बाद एक देखना कि एक आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पर विशेष करके आपको क्या है कि मलावी, कौन सी मलावी या न्यासा, इसका दो नाम से जानते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अगर झील की अगर बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसको क्या नाम है कि मलावी, कौन सा मलावी, या आपको क्या न्यासा, कौन सा कि न्यासा। ये झील जो है ना ये भी क्या है कि रिफ्ट घाटी में ही स्थित है, ग्रेट रिफ्ट घाटी में क्या है कि स्थित है। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक तो मलावी, दूसरा टगानिका, और तीसरा मैंने आपको बताया था ये विक्टोरिया, कौन सा विक्टोरिया। उसके बाद एक ध्यान रखिएगा ये आपको चाड झील मिलेगा। यहां पर देखिएगा इन क्षेत्रों में क्या है कि एक चाड, ये चाड जो झील है ना ये कई देशों से इसकी सीमा लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चाड झील के बारे में भी विशेष करके आप सभी ध्यान रखिएगा। फिर एक देखना बाबू कि यहां पर मिलेगा क्या कि बोल्गा झील, कौन सा झील, तो बोल्टा झील। देखिएगा कौन सा झील, तो बोल्टा झील। तो बोल्टा झील आपको विशेष करके घाना में है, कहां पे, तो घाना में है। तो बोल्टा झील के बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये कहां पे है, तो ये घाना में है। कहां पे है, तो घाना में है। अब आते हैं यहां पर देखो कि एक नदी के बारे में हम सभी बात करेंगे, एक की कांगो नदी। देखो यहां से यहां पर क्या, ये कांगो बेसिन है, कांगो का। ये देखो ये जल अपने विसर्जित यहां कर रही है, कहां पे, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यहां पर गिरा रही है। मगर एक फीचर से इसके साथ ये क्या है कि ये जो है ना ये नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है कि अपवाह तंत्र वाली नदी, और 2 बार विषुवत रेखा को काटती है, कि 2 बार इस विषुवत रेखा को क्या करती है कि काटती है 2 बार। कितने बार काटती है, तो यहां पर विषुवत रेखा को देखो, एक बार यहां काट रही है, एक बार यहां काट रही है, 2 बार ये काटती है नदी। कांगो नदी को क्या कि कांगो नदी को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इस कांगो की अगर बात करें, कांगो नदी की, कांगो या जायरे भी इसका नाम है, तो ये दुनिया के सबसे बड़ी
नहीं, अफ्रीका के सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। और दूसरी चीज, इसी की एक सहायक नदी है कसाई। और इस कसाई में क्या कि हीरा मिलता है। कौन सी? हीरा का कहाँ मिलता है? तो कसाई में। कहाँ पे मिलता है? तो कसाई में। कसाई नदी कौन किसकी सहायक नदी है? तो जायरे या कांगो की नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जायरे है। और उसमें क्या कसाई में हीरा मिलता है। तो वहां लोग जैसे पाना में देखते होंगे कि हीरा खोजते हैं लोग, जाकर पड़ी पानी को छानना, तो यहाँ सरकार द्वारा क्या कि प्रतिबंधित है। तो जो एनी टाइम क्या कि इसमें लोग क्या करता है, 2-2 साल 5-5 साल तक ले क्या कि आपको छेंटी ले जाकर, दौरी ले जाकर या कोई भी चीजें ले जाकर उसको छानता है कि मिल जाएगा तो उसकी भी किस्मत चमक जाएगा हीरे के जैसा, है कि नहीं। मगर आपको तो पढ़ाई की दृष्टि से पढ़ना है। तो जब पढ़ाई की दृष्टि से देखना है तो यहाँ पर देखिएगा कसाई। कसाई कौन सी? नाम है कसाई या मिल रहा है हीरा, है कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी। और दूसरी चीज, ये कांगो जो बेसिन है ना, कांगो एक कॉस्केड का निर्माण करती है। कॉस्केड यानी कि छिप्रिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो छिप्रिका। छिप्रिका मतलब कि छोटी छोटी जलप्रपात, देखो ऐसे सीढ़ी नुमा, ऐसे सीढ़ी नुमा आपको क्या करेगी? बनाएगी। ऐसे सीढ़ी नुमा छिप्रिका। और इसमें बड़ी मात्रा में जल विद्युत की संभावना बोली जाती है कि पाया जाता है इन क्षेत्रों में। तो इस नदी में दुनिया के सबसे ज्यादा जल विद्युत की संभावना अगर जो किसी नदी में पाई जाती है तो कौन सी नदी है? तो कांगो एवं जायरे। दुनिया के सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो और क्या कि आपको जायरे नदी, है कि नहीं। क्योंकि टरबाइन को लगाकर और यहाँ से जो जल उस पर टरबाइन पर लाकर उसके बाद विद्युत का उत्पादन, तो इन क्षेत्रों में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये छिप्रिका का निर्माण करती है। उसके बाद एक पिग्मी, पिग्मी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक पिग्मी होती है। और पिग्मी क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पिग्मी एक जनजाति है। कौन सी जाति है? तो पिग्मी के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। पिग्मी जो क्या है कि एक जनजाति है। कौन सी? ये जो जनजाति है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर रहती है? तो ये पेड़ों पर रहती है। अब पेड़ों पर कैसे रहती है? तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इस पेड़ों पर क्या कि घर बनाकर, कैसे? तो यहाँ पर झोपड़ी बनाकर। तब पूछेगा कि कौन पिग्मी जनजाति का जो निवास स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए दे देगा आपकी क्या कि समतल भूमि पर क्या घर बनाकर। ऑप्शन बी दे देगा कि झोपड़ी में। ऑप्शन सी दे देगा कि वृक्षों पे, है कि नहीं। ऑप्शन डी दे देगा आपको क्या कि गुफों में। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कहां पर रहती है? तो पेड़ों पर घर बनाकर। बहुत ही कितने फीट की होगी? तो 2 फीट का, 2.5 फीट का, है कि नहीं, 1.5 फीट का। इतनी छोटे छोटे लोग आपको देखोगे। तो इन क्षेत्रों में, कांगो बेसिन क्षेत्रों में यहाँ पर मिलता है। इसको बात में विशेष करके ध्यान रखिएगा इसको, है कि नहीं। तो ये कांगो का एक आपको मिलेगा कि आपको क्या कि नाइजर नदी। और नाइजर नदी की अगर बात करें तो देखना कि नाइजर नदी की अगर हम सभी बात करते हैं तो नाइजर यहां से निकलती है कि ये लोमा माउंटेन जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री क्या है आपको, क्या है कि आपको 10 डिग्री जो वेस्ट है, तो 10 डिग्री वेस्ट यहीं से नाइजर ये लिखकर रही। देखिए ये जल को कहा नाइजर डेल्टा यहां दिया हुआ है, देखिएगा ये नाइजर डेल्टा गिनी में। ये एकमात्र दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है कि 3 गोलार्ध में प्रवाहित होती है। 3 गोलार्ध में, 3 गोलार्ध में, 3 हेमिस्फीयर में क्या ये आपको क्या आपको प्रवाहित होती है, बहती है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बीच में क्या कि ये 0 डिग्री जो क्या है कि देशांतर है, तो ये ऐसे प्रवाहित होती है। देखिएगा तो एक क्या होगा कि ये नॉर्थ में भी होगा, दूसरी चीजें क्या कि वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है कि नहीं। तब विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये कितने गोलार्धों में? तो 3 गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद कि एक नदी आपको मिलेगा कि यहां पर आपको देखना कि लिम्पोपो, कौन सा? तो लिम्पोपो नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? तो लिम्पोपो नदी। और जो लिम्पोपो नदी है ये जो क्या है कि कैप्रिकॉन है ना 23.5 डिग्री, इसी को 2 बार काटती है। सॉरी, कैप्रिकॉन जो है नीचे यहां पर देखिएगा कि जो कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री को ये 2 बार काटती है। देखो बाबू कि यहां से ये नदी निकलती है, यहां से देखो ये 2 बार इसको काट रही है लिम्पोपो। ये मकर रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी एकलौती है।
लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी? तो लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कितने बार काटती है? तो 2 बार काटती है। 23.5 डिग्री आपको साउथ अक्षांश को क्या करती है कि 2 बार काटने वाली नदी है। तो 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो, है कि नहीं? आइए कहां पर गिरती है? तो मोजाम्बिक चैनल के जो क्षेत्रों में गिरती है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट नदियां है उसके बारे में मैंने आपको बता दी, है कि नहीं? अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के जो मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आपकी जो घटना चक्र के मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, उससे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी चाहिए और इस मैपिंग को कैसे आप पढ़िए। अभी भी आपसे बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उस समय मैप को देखिए, बैठिए। अब समय दूसरे प्रकार के आ गया है क्वेश्चन पूछने का। पहले था कि ऐसे क्वेश्चन यहां से एक पूछ लेता था, अब हो गया कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए। यहां पर देखिए, मैप के साथ उसको पढ़िए, कहां गिरती है उसको लोकेट कीजिए कॉपी में। फिर उसके बाद क्या करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, स्टेटमेंट पर रिलेटेड, फिर से आपको ऑब्जेक्ट, आपको क्या मैचिंग पर रिलेटेड, आपको जो है कि यहाँ पर वैकल्पिक कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर को देखिए कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से अगर प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछा गया है। जब तक प्रश्नों के साथ अपनी दोस्ती आप नहीं करेंगे, जब तक आप प्रश्नों के साथ अपनी दोस्ती नहीं करेंगे तो वो मित्रता, वो दोस्ती सफल नहीं रहेगी। बीच में क्या होगा, आपको ठेस लगेगा ही लगेगा, और जब ठेस लगेगा तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतर आपके पास यही उपाय है कि कभी भी किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन के यार देखो ना, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को मित्र बनाओ ना। नया क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो, नया साथी बना रहे हो, पुराने साथी आपको हरदम काम देंगे, नए साथी आएंगे कब छोड़कर चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं, है कि नहीं? तो आप हिरगिस ध्यान रखिएगा, जिस तरफ कोई भी वस्तु गुम होता है तो आप क्लू खोजते हो कि ये साक्ष्य से हम खोजेंगे उस व्यक्ति को कौन ले गया है। तो उसी प्रकार से आपकी यूपीएससी जो है ना, आपके लिए एक साक्ष्य छोड़ के जाती है क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर को ही आप आधार मानो, क्लू मानो, और उसी के अकॉर्डिंग उस यूपीएससी तक पहुंचो। उसी के तहत क्या कहते हो, आप स्टेट कमीशन के जो भी आप टारगेट रखे उस टारगेट तक पहुंचो ना। आप सोचते हो कि सिर्फ क्लास के पढ़ाई से आपकी पढ़ाई हो जाएगा, कभी नहीं होगा। काहे कि आजकल दूसरे प्रकार के पैटर्न आ गया है जो पढ़ने का, पढ़ाने का, है कि नहीं? तो वैसे रिजल्ट जो है रियल में एक बार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और जब मेहनत कैसे करना पड़ेगा, तो उसको आपको ये महसूस होना चाहिए कि अगर मान लो कि हम इंटरनेशनल रिलेशन अगर लिख रहे हैं किसी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश का के साथ अपने देश का, तो वहां के जब तक भौगोलिक स्थिति आपको पता ना होगा, वहां के जब तक क्लाइमेट पता ना होगा, आपके क्लाइमेट, आपकी भौगोलिक स्थिति, आपके एग्रीकल्चर, वहां के एग्रीकल्चर, वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहां के जो इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है, तो उस प्रकार से वहां के जो कल्चरल सिस्टम कैसा है, अपने देश का कल्चर कैसा है, तो वहां के जो रहन सहन सब चीज मिला के जब लिखोगे ना, प्राचीन से लेकर मध्यकालीन, आधुनिक और आने वाले समय में किस प्रकार से भारत और वहां के देश कैसे संपर्क बना इसका। जैसे आपने देखा होगा युगांडा, रवांडा से अभी हाल ही में क्या रहा कि भारत का, यहाँ से भारत से गाय भेजा गया, वहां पे दान में दिया गया कि 100 गाय दी गई, 50 गाय दी गई। तो उस बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब भी इसको पढ़िए, आपसे मैं बार बार बोलता हूं, कहे कि आप सभी का आदत रहता है कि शॉर्टकट में चीजें चाहिए, वैसा मत पढ़ो। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप देखो, पहले कहां से कैसे गुजरती है और किस प्रकार से गुजरती है। जब हम पॉलिटिकल आएंगे तो उस समय थोड़ा चर्चा करेंगे कि इस नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है, कौन सी राजधानी स्थित है। फिर आपको क्या है, अक्षांशों से लेकर जैसे जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे आगे चलकर, तो वहां पर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक क्षेत्र के बारे में। विशेष करके आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियो में हम सभी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।